मुझे नौलखा मंगा तेरे ओसियां दीवानी चूड़ी है कलैया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। जब से फिल्मों का चलन हुआ, हीरोइनों का ग्लैमर लोगों के सर चढ़कर बोला है। ये ग्लैमर आया अंग प्रदर्शित करते उनके पाश्चात्य पहनावे से और फिल्मों में दिए गए बोल्ड सीन से। लेकिन एक एक्ट्रेस ने भारतीय दर्शकों के दिलों पर राज किया 6 गज की साड़ी पहनकर, जिन्हें बोल्ड और ग्लैमरस तो नहीं बोला गया, लेकिन जिसकी सुंदरता की तुलना अजंता की मूर्तियों से जरूर की गई। अस्सी और 90 के दशक में बड़े पर्दे पर जिसकी सौम्यता और खूबसूरती देखकर लोग कायल हो गए थे। उनकी भारतीय नारी की गरिमामय छवि के आगे लोग बोल्डनेस और ग्लैमर को भूल जाते। जैसा रूप सौंदर्य वैसा ही बेमिसाल अभिनय। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए। इन पर फिल्माए गए गाने तो इतने पॉपुलर हुए कि आज भी इनका कोई तोड़ नहीं है। इनकी बेपनाह खूबसूरती पर तो एक वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर ने फिदा होकर कह दी थी वो बात जो मिसाल बन गई। अपनी सादगी और सौम्यता से दर्शकों के दिलों पर काबिज होने वाली इस एक्ट्रेस ने सफलता पाने के लिए कभी शालीनता का दामन नहीं छोड़ा और देखते ही देखते महज 10 रुपए की कमाई से शुरुआत करने वाली ये लड़की एक दिन बन जाती है हिंदी फिल्मों की नंबर 1 हीरोइन। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। लेकिन उसका उठाया गया महज एक कदम पड़ जाता है पूरी जिंदगी पर भारी। एक गलत निर्णय ने इनके कैरियर और पर्सनल लाइफ में तूफान खड़ा कर दिया। आखिर क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था? तमाम सुपरस्टार्स के साथ जोड़ी बनाने वाली इस बेहद सफल एक्ट्रेस ने 3 बच्चों के बाप को अपना जीवन साथी क्यों चुना? साथ ही जानेंगे कि कौन थी इंडस्ट्री की एक और टॉप हीरोइन जिससे इस एक्ट्रेस का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। फिल्मी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद जब यह अदाकारा राजनीति में उतरी तो बदनामी से इनका चोली दामन का साथ हो गया। कौन था वो जिसे वो अपना राजनीतिक गुरु मानती रहीं, लेकिन जिनके रिश्तों पर आम लोगों से लेकर सांसद तक कानाफूसी करते थे? और कौन है वो नेता जिस पर लगा था इनकी अश्लील फोटो सार्वजनिक करने का आरोप? इन सभी बातों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चली आना तूफान की दुकान पे। बात हो रही है भारतीय सिल्वर स्क्रीन के सबसे खूबसूरत चेहरे की, जिसे हम सभी जया प्रदा के नाम से जानते हैं। जया प्रदा जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी खूबसूरत तोहफे की तरह हैं। जिनकी बोलती आंखें और लाजवाब अभिनय को उनके फैंस आज तक नहीं भूले हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी जया प्रदा का फिल्मों में कैसे आना हुआ, कैसे उनकी शादी उनकी बर्बादी का सबब बन गई और उनसे वो सब छीन लिया जो उन्होंने काफी संघर्ष के बाद हासिल किया था, और क्या कंट्रोवर्सीज रही उनके जीवन में, इन सब पर चर्चा करने से पहले जान लेते हैं जया प्रदा के शुरुआती जीवन के बारे में। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे। जया प्रदा का जन्म 3 फरवरी 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता कृष्णा राव एक फिल्म फाइनेंसर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली जया को सिर्फ 7 साल की उम्र में उनकी मां ने स्कूल के साथ साथ डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलाना भी शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र से पहले ही वो क्लासिकल डांस में काफी माहिर हो गई थी। जया को महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में पहला ब्रेक मिला था। स्कूल के एक प्रोग्राम में जया को परफॉर्म करते हुए एक निर्देशक की उन पर नजर पड़ी और उन्हें एक रोल के लिए साइन कर लिया। फिल्म का नाम था भूमि कोसम और इस फिल्म में 3 मिनट के एक गाने में जया को लिया गया था, जिसने उन्हें साउथ के सभी बड़े डायरेक्टर्स की नज़रों में ला दिया।
हालांकि अपनी इस फेमस परफॉर्मेंस के एवज में उन्हें केवल 10 रुपए फीस के रूप में मिले थे। इसके बाद जया ने तेलुगु और तमिल में कई और फिल्मों में काम किया। 1976 में के विश्वनाथ की तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मूवा में उन्होंने काम किया, जो बहुत सफल रही। इस फिल्म से वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की स्टार बन चुकी थी और इसी का हिंदी रीमेक 1979 में उन्हीं को लेकर बनाया गया। फिल्म का नाम था सरगम, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता की वो कहानी लिखी जिसकी चर्चा आज तक फिल्मी गलियारों में होती है। इस फिल्म ने जया को रातों रात स्टार बना दिया था और तो और पहली ही हिंदी मूवी करके फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में उन्हें नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म के गाने तो सदाबहार हैं, खासतौर पर ढपली वाले गाने की गूंज तो जैसे आज भी कानों में गूंजती है। इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में आईं, जैसे टक्कर, बावरी, दिले नादान, प्यारा तराना वगैरह, लेकिन जयाप्रदा को इनसे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर 1982 में के विश्वनाथ ने उन्हें राकेश रोशन के साथ फिल्म कामचोर में कास्ट किया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसमें जयाप्रदा ने पहली बार अपने हिंदी डायलॉग्स खुद बोले थे। फिल्म सरगम में गूंगी लड़की का किरदार निभाने के पीछे वजह यही थी कि उन्हें हिंदी बोली नहीं आती थी। खैर, फिल्म कामचोर भी उनकी तेलुगु फिल्म सुबोधयम का रीमेक थी। इस फिल्म के सुपरहिट गाने आज भी खूब सुने जाते हैं। 1983 में जयाप्रदा ने एक बार फिर के विश्वनाथ के डायरेक्शन में फिल्म सागर संगमम में अभिनय किया था। इसमें उनके अपोजिट कमल हसन को लिया गया था। ये फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार सहित उन्होंने और कई पुरस्कार जीते। अब वो लगातार हिंदी फिल्मों में काम करने लगी थी। फिर आई 1985 में फिल्म संजोग, जिसमें एक बार फिर जयाप्रदा ने के विश्वनाथ के लिए ही काम किया। इसमें उनके द्वारा निभाए माँ बेटी के डबल रोल को भला कौन भूल सकता है। उन्होंने बड़े पर्दे पर ममता की ऐसी मूरत साकार की जिसे देखकर लोग उनसे दिल से कनेक्ट हो गए। इस फिल्म में अपने शानदार और भावुक अभिनय के लिए एक बार और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। अब जया के करियर का ग्राफ बुलंदियों को छूने लगा था। जया की बेजोड़ अदाकारी और बेमिसाल खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड से लेकर आम आवाम तक फैल चुके थे। इसी बीच जयाप्रदा के टैलेंट और सुंदरता पर वो बयान आया जिसके कई मायने और मतलब थे। वो कोई और नहीं बल्कि दिग्गज फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे थे, जिन्होंने जयाप्रदा को ब्यूटी विद टैलेंट कहा था और इससे भी आगे बढ़कर उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक बताया था। सत्यजीत रे जयाप्रदा से इतने प्रभावित थे कि उन्हें लेकर एक बांग्ला फिल्म तक बनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन तबीयत ठीक न रहने के कारण उनका यह सपना अधूरा रह गया। खुद जया ने एक बार UNI को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे इतने लंबे फिल्मी करियर में एक कमी रह गई और वो ये है कि मेरे खाते में सत्यजीत रे की एक भी फिल्म नहीं आई। जया ने यूं तो अपने समय के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी जितेंद्र और अमिताभ के साथ बड़े पर्दे पर तहलका मचा देती थी। जितेंद्र के साथ जहां उन्होंने लोक परलोक, तोहफा, हैसियत, पाताल भैरवी, संजोग, स्वर्ग से सुंदर, औलाद और सिंदूर जैसी फिल्मों में काम किया, तो वहीं अमिताभ बच्चन के साथ शराबी, आज का अर्जुन, गंगा जमुना सरस्वती, इंसानियत और जादूगर सरीखे फिल्मों में काम किया। शराबी फिल्म में जयाप्रदा और अमिताभ की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने लोगों को मदहोश कर डाला था। यहाँ दिलों के बीच खड़ी जो वो दीवार गिरा दे। जयाप्रदा अपने करियर के पीक पर चल रही थीं। बड़े बड़े बैनर और बजट की फिल्में, बड़े और नामी हीरोज सभी उनके साथ काम करने को उतावले थे। तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो ना समाज हजम कर पाया और ना उनका कैरियर संभल पाया। हुआ यूं कि जया हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में शुमार हो चुकी थी, जिसके कारण आयकर विभाग की नज़र में वो आ गईं और उनके घर छापा पड़ गया।
इसका असर उनके फिल्मी करियर पर तो पड़ा ही, साथ ही वो मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रही थी। ऐसे वक्त में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने उनका साथ दिया, जिसके कारण दोनों बहुत नजदीक आ गए और जया श्रीकांत से प्यार कर बैठी। जिसने उनका मुश्किल वक्त में साथ दिया, जया अब उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ना चाहती थी। तुझ संग प्रीत लगाई सजना। साल 1986 में जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा ने शादी कर ली, मगर इस शादी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया था, जिसकी वजह ये थी कि श्रीकांत नाहटा न केवल पहले से शादीशुदा थे, बल्कि 3 बच्चों के बाप भी थे। पहली बीवी को बिना तलाक दिए ही उन्होंने ये शादी कर ली थी। जया ने सब कुछ मालूम होते हुए भी समाज की परवाह किए बगैर ये कदम उठाया था। बदले में इसी समाज ने उन्हें दूसरी औरत का तमगा तोहफे में दे दिया। लेकिन जया अपनी शादी से काफी खुश थी, मगर धीरे धीरे उनकी ये खुशी काफूर होने लगी। श्रीकांत ने जया को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। जया अपनी एक खुशहाल फैमिली बनाना चाहती थी, वो अपने बच्चे चाहती थी, लेकिन श्रीकांत इसके लिए राजी नहीं थे। फलस्वरूप दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसका असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा। शादीशुदा होने और दूसरी पत्नी का ठप्पा लगने के बाद उन्हें काम मिलना भी कम हो गया, मगर इससे भी ज्यादा गम था कि वो अधूरी रह गईं और कभी मां नहीं बन सकी। बाद में उन्होंने अपनी बहन के बेटे को गोद लेकर मां बनने की इच्छा को पूरा किया। अमिताभ और जितेंद्र के साथ जया की ऑन स्क्रीन जोड़ी तो हिट थी ही, इनकी समकालीन स्क्रीन प्रतिद्वंदी श्रीदेवी के साथ भी दर्शकों ने दोनों को खूब पसंद किया। हिंदी फिल्मों से पहले ये दोनों अभिनेत्रियां साउथ की फिल्म में साथ काम कर चुकी थीं। 1982 में तेलुगु फिल्म देवता में उन्होंने बहनों की भूमिका निभाई थी, जो एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा त्याग करती हैं। ये फिल्म हिट रही थी और इसका हिंदी रीमेक तोहफा नाम से 1984 में बनाकर रिलीज किया गया। तोहफा तो बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। जया और श्रीदेवी ने एक साथ तकरीबन 8 फिल्मों में काम किया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी फिल्मों में साथ काम करने के बावजूद भी इनकी बॉन्डिंग कुछ खास नहीं थी। दोनों ने औलाद, तोहफा, मैं तेरा दुश्मन, मवाली, नया कदम, मकसद, मजाल जैसी फिल्मों में काम किया था, लेकिन इनके बीच कंपटीशन इस कदर हावी था कि ये एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करती थीं। हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों शूटिंग के दौरान अलग अलग कोने में बैठती और अपनी शॉट्स देने के बाद फिर अलग अलग बैठ जाती। इसी बात से परेशान होकर एक बार जितेंद्र और राजेश खन्ना ने इनका पैचअप करवाने की ठानी और दोनों को एक मेकअप रूम में बंद कर दिया। 3 घंटे बाद जब मेकअप रूम का दरवाजा खोला गया तो दोनों हमेशा की तरह अलग अलग कोनों में ही दिखाई दी थी। ललिता, परीक्षा की फीस 15 तारीख से पहले भरनी है ना? हाँ। कितनी? 300 रुपए। जया की तुलना हमेशा श्रीदेवी के साथ की जाती रही, जिसने उनके करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1980 के दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार के साथ कई फिल्में की, जिनमें सबसे बड़ी हिट शराबी थी। इन फिल्मों में उनके पास इंतजार करने वाली प्रेमिका या पत्नी के रोल के अलावा करने को और कुछ नहीं था। ऐसे ही स्वर्ग से सुंदर, घर एक मंदिर, घर घर की कहानी जैसी फिल्मों ने उन्हें टाइपकास्ट कर दिया था। उन्हें पारंपरिक रूढ़िवादी वर्ग का चेहरा बना दिया, जिनकी एक बड़ी फीमेल फैन फॉलोइंग बन चुकी थी। लेकिन अपनी इस टाइपकास्ट इमेज का उन्हें राजनीति में बड़ा फायदा होने वाला था, जिसकी तरफ इनका आकर्षण धीरे धीरे बढ़ रहा था। और 1994 के बाद फिल्मों से दूरी बनाकर जया प्रदा एन.टी. रामाराव के निमंत्रण पर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गईं। उन्हें 1996 में आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के लिए भी नामांकित किया गया था। जब 2002 में उन्हें दूसरी बार राज्यसभा के लिए मनोनीत करने से मना कर दिया गया तो उन्होंने पार्टी से खुद को अलग कर लिया और अमर सिंह के निमंत्रण पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं। 2004 में वो उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट के लिए चुनी गईं। जो मैं छुप जाऊं कहीं नजर नहीं आऊं, बोलो ढूंढोगे कहां। इसी पार्टी के नेता आजम खान ने इन पर एक ऐसा बयान दिया था जिसने उस वक्त राजनीति से लेकर मीडिया और आम जनता में खूब विवाद पैदा किया।
जया प्रदा पर एक दूसरी पार्टी से मिली भगत का आरोप लगाते हुए इस नेता ने जिस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया उसे दोहराना भी शर्मनाक लगता है। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो भी गनीमत थी, मगर हद तो तब हो गई जब इंटरनेट पर एक्ट्रेस की मॉर्फ्ड तस्वीरें वायरल हो गईं, जिसके बाद जया डिप्रेशन में चली गई थीं। उन्होंने अपने ऊपर एसिड अटैक और जानलेवा हमले का खतरा भी बताया था। ऐसे वक्त में अमर सिंह उनके समर्थन में खड़े हुए थे। इसके बाद जया को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और पार्टी की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर 2010 में पार्टी से निकाल दिया गया। अमर सिंह ने जया प्रदा के साथ मिलकर 2011 में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच बनाई। अमर सिंह के साथ जया की नजदीकियों पर धीरे धीरे सांसदों से लेकर आम जन भी कानाफूसी करने लगे थे, जिस पर जया ने एक इंटरव्यू में बिना किसी लाग लपेट के जवाब दिया था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे और अमर सिंह के बारे में क्या कहते हैं। अमर सिंह जी मेरे गॉडफादर और राजनीतिक गुरु हैं। मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। जया ने भी अमर सिंह के मुश्किल वक्त में उनका हर तरह से साथ दिया था। 2008 के कैश फॉर वोट मामले में जब अमर सिंह जेल गए तो अगर कोई उनके साथ खड़ा रहा तो वो सिर्फ जया प्रदा थी। 2014 में लोकदल पार्टी से रामपुर का चुनाव हारने के बाद साल 2019 में जया प्रदा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। जया प्रदा ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी में लगभग 300 फिल्मों में काम किया है। अपने शानदार अभिनय के लिए दर्जनों अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं और आज भी लोग उनकी सादगी भरी खूबसूरती और अभिनय की कायल हैं। और भला क्या मांगू मैं रब से। राजनीति के साथ साथ वो बहुत से सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। भारत की इस खूबसूरत और मशहूर अदाकारा और राजनेता के जीवन पर ये थी एक छोटी सी पेशकश। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की गुजारिश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।